स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, क्या भारत में परमानेंट जॉब अब केवल इतिहास की किताबों का हिस्सा बनने वाली है? क्या रेगुलराइजेशन यानी कि पक्का होने का सपना देखना अब एक कानूनी गुनाह बन जाएगा? क्या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज अब कभी भी रेगुलर नहीं बन सकते, और अगर बन सकते हैं तो वो किस आधार पर बन सकते हैं? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया है जहां पर लाखों कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, एस्पिरेंट्स और गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम देखने वालों के लिए एक गेम चेंजर डिसीजन आया है और एक वार्निंग भी आई है। तो महत्वपूर्ण रूप से यह सिर्फ एक जजमेंट नहीं है, यह भारत के एम्प्लॉयमेंट मॉडल का भविष्य तय करने का संकेत है। यह एक सिस्टमेटिक शिफ्ट है भारत के एम्प्लॉयमेंट मॉडल का। आज का सच यह है कि भारत में कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन जो है वह न्यू नॉर्मल हो गया है। आज के इस विश्लेषण में हम जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं, जहां पर हम सिर्फ कोर्ट के फैसले की बात नहीं करेंगे बल्कि उस फ्रेगमेंटेशन ऑफ लेबर राइट्स की भी बात करेंगे जिसे नए लेबर कोड और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो डिटेल में चलते हैं और बात करते हैं कि हुआ क्या है, केस क्या है, कोर्ट का डिसीजन क्या है, लेबर कोड क्या कहता है और भविष्य में लेबर के लिए क्या होने जा रहा है। तो मामले को जड़ से समझते हैं। सबसे पहले मामला शुरू होता है वर्ष 2014 के हरियाणा सरकार के 4 नोटिफिकेशन से। नोटिफिकेशन का मकसद था ग्रुप बी, सी और डी के कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा कर्मचारियों और एडहॉक कर्मचारियों को परमानेंट करना। लेकिन मामला जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचता है तो हाईकोर्ट ने 2018 के सभी नोटिफिकेशंस को क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया। हाईकोर्ट का तर्क यह था कि यह उमा देवी केस 2006 के सिद्धांतों का उल्लंघन है और बिना किसी पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आप पिछले दरवाजे से किसी को भी परमानेंट नहीं कर सकते। यह उन मेरिटोरियस छात्रों के साथ भी अन्याय है जो ईमानदारी से बैठकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में जॉब की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद, इस निर्णय के बाद हरियाणा सरकार और कर्मचारी दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यहां पर एक बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ डिसीजन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के इस नोटिफिकेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा जून 16 और जून 18 का नोटिफिकेशन है, इसको उन्होंने वैलिड माना। कोर्ट ने कहा कि ये जो 14 और 18 का जून का नोटिफिकेशन है उसे हम वैलिड मानते हैं क्योंकि ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों की भर्ती 1996 की पॉलिसी के अंतर्गत की गई थी और यहां पर एक तरीके से पोस्ट के जो स्टैंडर्ड्स थे वो मेंटेन किए गए थे, वो सैंक्शनड पोस्ट थी, क्वालिफिकेशंस पूरी थी और आरक्षण के नियमों का भी पालन किया गया था। यानी कि यह एक प्रकार से बैकडोर एंट्री नहीं मानी गई बल्कि एक रुकी हुई प्रक्रिया का तार्किक अंत माना गया। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जुलाई 7 के नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वजह, कोर्ट ने कहा इसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं था, कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं था और यह एक प्रकार से आर्बिट्रेरी था यानी कि मनमाना था। कोर्ट ने साफ कहा कि जो सरकारी नौकरी है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, वहां पर मेरिट होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 14 और 16 किसी भी सरकार को यह हक नहीं देता कि वह रेवड़ियों की तरह पक्की नौकरियां बांटे। तो यहां पर कोर्ट ने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी अपनाया, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और कहा कि भले ही जुलाई 2014 की पॉलिसी अवैध है लेकिन उन लोगों को, जो लोग सालों से संविदा पर काम कर रहे थे, उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा लेकिन उन्हें लोअर पे स्केल पर रखा जाएगा और सीनियरिटी का लाभ भी नहीं मिलेगा। यह फैसला उन लोगों के लिए लाइफ सपोर्ट जैसा है जो नए एस्पिरेंट्स के लिए जो हट सकते थे, लेकिन नए एस्पिरेंट्स के लिए यहां पर एक बड़ा कड़ा संदेश भी है। यहां पर एक बात जो पूरे कोर्ट के इस पूरे केस के साथ और डिसीजन के साथ उभर कर आती है उसे समझिए, एक बिग पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर कुछ असली बातें जो हैं, पहला है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट। सरकार ने नए लेबर कोड्स के जरिए एफटीई को कानूनी जामा पहना दिया है। अब कंपनियों को 1 से 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रखना होगा, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ आपकी विदाई तय है। दूसरा, सरकार जो है इस समय प्रमोट कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसे
लेबर्स ईज ऑफ फायरिंग भी कह रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भारत को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार लेबर रिफॉर्म्स लेकर के आती है। लेबर फ्लेक्सिबिलिटी की मांग कंपनियों की लगातार आ रही थी। सरकार का तर्क सीधा है कि अगर हायर एंड फायर आसान होगा तभी कंपनियां नौकरियां देंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ईज की कीमत एक आम नागरिक की मानसिक शांति और स्थिरता देकर हमें चुकानी होगी। तीसरा बड़ा मुद्दा है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर का, जहां पर आज हम उस दौर में हैं जहां पर एक कर्मचारी फॉर्मल सेक्टर में होता तो है लेकिन वह परमानेंटली टेम्परेरी होता है, यानी कि एक नया ही टैग समझिए, वो परमानेंटली टेम्परेरी हो जाता है। उसे पीएफ मिल रहा है पर उसे यह नहीं पता अगले महीने उसके पास काम होगा कि नहीं होगा, और यही सबसे गंभीर बिंदु है जहां पर राइट्स का विखंडन हो रहा है कर्मचारियों के। जब एक ऑफिस में 3 तरह के लोग आपको दिखाई देते हैं, एक परमानेंट है, एक फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, तो उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर्स खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और वो यूनियन नहीं बना सकते, वे संघ नहीं बना सकते, और साथ ही साथ इनकी सीनियरिटी और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस की तो टोटली हत्या कर दी जाती है। एक ऐसी लीगल मिराज यानी कि मृग तृष्णा क्रिएट की गई है जहां आपको लगता है कि आप सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन वास्तव में कानूनन आप हमेशा सिस्टम से बाहर होते हैं। यहां पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक समझने वाली बात है, जो क्रिटिकल डिबेट भी है, कि जो प्रोज ऑफ रिफॉर्म्स हैं हमें वह भी मानने चाहिए, समझने चाहिए। अगर हम इस तरीके से एम्प्लॉयज़ की भर्ती करेंगे तो प्रशासनिक बोझ कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कर्मचारी भी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, लेकिन कंपनियों को एक तरीके से जो अकुशल कर्मचारी हैं उन्हें निकालने की सुविधा भी हो जाएगी और उन्हें ढोना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी समस्याएं जो है समाज के लिए वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या एक असुरक्षित कर्मचारी जो है वह राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाएगा। क्या हम वेलफेयर स्टेट से कहीं ना कहीं मार्केट ड्राइवन स्टेट बनकर मजदूरों की अधिकारों को ही बलि तो नहीं देने जा रहे हैं। देखिए, मेरा जो अनुभव है, जो एनालिसिस है, वो ये कहती है कि भारत का सोशल कॉन्ट्रैक्ट बदल रहा है। राज्य जो है वह अब आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता है, लेकिन वह अब आपको मार्केट के भरोसे छोड़ता है। अब एक मार्केट ड्राइवन सिस्टम में हम रह रहे हैं और उसका हैबिचुअलाइजेशन हो रहा है, चाहे वो कोर्ट का डिसीजन हो या लेबर लॉज होने, लेबर कोड्स हो। तो क्या परमानेंट नौकरी खत्म हो गई है, ये कहना उचित है? नहीं, बिल्कुल ये ऐसा कहना उचित नहीं है, लेकिन यह अब एक प्रकार से प्रिविलेज बन गई है, राइट्स नहीं है। मदन सिंह केस का नाम था मदन सिंह केस। मदन सिंह केस ने बैकडोर रेगुलराइजेशन का जो दरवाजा था उसको हमेशा से बंद कर दिया है। आने वाला समय केवल मेरिट का होगा, एडेप्टेबिलिटी का होगा। अगर आप सिस्टम में आना चाहते हैं तो एक तरीका जो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आप फ्रंट गेट से आए, यूपीएससी के थ्रू आए, एसएससी के थ्रू आए, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के आए, इनके थ्रू आ सकते हैं। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट का रास्ता अपनाते हैं तो यह डेड एंड की ओर जाएगा, यह निर्णय से बिल्कुल स्पष्ट है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट भारत की बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है, या फिर यह एक शोषण का नया डिजिटल अवतार है? अपने विचार कमेंट करके अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसके नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर, और यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। 2027, 2028 या 2029 जो भी आपका लक्ष्य हो, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे बैचेस से जुड़िए। हमारे बैचेस में इस समय आपको 50% फीस में ऑफ दिया जा रहा है और साथ ही साथ डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है, और यह सुविधा आपको 30 अप्रैल तक मिल रही है। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए। बैचेस की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और बैच को ज्वाइन करने से पहले आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड ही आपको इन सब बेनिफिट्स दिलाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।